नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशंस में पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकारों में मैंने आप सभी को बताया था कि अलंकार जिस तरह से स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषण धारण करती हैं, ठीक उसी तरह से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम शब्दों के माध्यम से और कुछ तरह से अर्थों के माध्यम से हम उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसी को अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के दो भेद होते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाए, शब्दों के माध्यम से काव्य को, कविता को सुंदर बनाया जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। और इसके भी 3 भेद हमने पढ़े थे, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार हम पढ़ चुके हैं, विद एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, यानी कि उदाहरण के साथ पढ़ चुके हैं। और होमवर्क भी मैंने साथ के साथ आप लोगों को दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि बिल्कुल इसी तरह की कुछ कविताएं अगर आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाई देती हैं, कुछ पंक्तियां दिखाई देती हैं जहां पर आपको इस तरह की विशेषताएं देखने को मिले, कहीं पर किसी शब्द के वर्ण को बार बार रिपीट किया गया है, कहीं पर किसी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, कहीं पर किसी शब्द से दो शब्दों को प्रयोग किया गया है, लेकिन एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन शब्दों के अर्थ दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी। अब हम आज शुरू करेंगे अर्था अलंकार, यानी कि काव्य में जब कभी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य के अर्थ के कारण उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्था अलंकार होता है। और इसमें कितने तरह के अलंकार आते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हैं कि जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार लिखा जाता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। और जहाँ पर एक शब्द केवल एक बार लिखा रहता है लेकिन क्या होता है कि उसके अर्थ जो है वो एक से अधिक होते हैं, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। और यहाँ पर मैंने आपको श्लेष अलंकार के बारे में बताया था। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। एक शब्द प्रयोग एक ही बार होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया था, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, बारे और बढ़े। तो पहले वाले बारे शब्द जो है, पहले वाला बारे शब्द है बारना, यानी कि जलना, जैसे आग बारना, आग जलाना और जन्म लेना। तो यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि कुल के कपूत की गति बिल्कुल, जो रहीम गति दीप की, जिस तरह से एक दीपक की गति होती है, एक दिए की गति होती है, कुल के कपूत की गति भी बिल्कुल उसी प्रकार होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कपूत की बात की गई है, यानी कि जो बुरा बच्चा होता है, बुरा जो पुत्र होता है। बारे उजियारे करे, यानी कि जन्म जब लेता है तब तो बहुत ज्यादा उजियारा हो जाता है। जब उसको जलाया जाता है दीपक को, तो चारों तरफ उजियारा हो जाता है, उजाला हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब कुल में पुत्र का जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। बाढ़े अंधियारे अंधेरा होए, यानी कि जब बाढ़े यहाँ पर, बाढ़े का एक अर्थ यहाँ पर है बुझ जाने से, दूसरा है बड़े होने पर।
तो दोनों, एक बार जो कपूत होता है, देखिए छोटे में अगर वो ज्यादा शैतानियां कर रहा है तो बड़ा होगा तो वो और बड़ी बड़ी बदमाशियां करेगा। तो बढ़े अंधेरा होए, बुझ जाता है तो भी अंधेरा होता है और बढ़ जाता है तो भी अंधेरा होता है, कुल में अंधेरा छा जाता है, कुल में अच्छा काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने श्लेष अलंकार यानी कि शब्द अलंकार का जो तीसरा भेद था उसे हमने पढ़ लिया है। अब आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल आज रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। अब हम शुरू करेंगे अर्था अलंकार, यानी कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, फिर इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अर्था अलंकार की। जिस काव्य में या जहां काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहां अर्था अलंकार होता है। जहां काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहां अर्था अलंकार होता है। ठीक है, तो ये अर्था अलंकार मैंने आपको बता दिया कि जहां पर शब्द के स्थान पर अर्थ के कारण, पहले वाला जो था शब्दालंकार था, तो वहां पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, शब्दों के कारण काव्य का सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर शब्द के अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अर्था अलंकार है। और कुछ प्रमुख अर्था अलंकार यहाँ पर बताए गए हैं, मैं उन्हें आपको बता देती हूँ। पहले हम सारे अर्था अलंकार लिखेंगे। उपमा अलंकार, नंबर 2 आपका है रूपक अलंकार, नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 है आपका अतिशयोक्ति और नंबर 5 है मानवीयकरण। अर्था अलंकार में प्रमुख जो अलंकार हैं वो हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। आप कविताएं पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लय में पढ़ते हैं, बहुत सुर में पढ़ते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि कवि जो है, कभी कभी काव्य में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी होती हैं, कहीं पर आपको लगता है कि ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये चीजें
कुछ ज्यादा ही बोली गई है, या कहीं पर मानवीयकरण किया जाता है कि आप पेड़ पौधे इस तरह से मनुष्य की तरह बोल रहे हैं या मनुष्य की तरह चल रहे हैं, या हवा का मानवीयकरण किया जाता है या नदी का मानवीयकरण किया जाता है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि शब्दों का अर्थ जो है वो किस प्रकार काव्य को सजाता है, काव्य को सुंदर बनाता है, आपको कविता को पढ़ने में किस प्रकार से आनंद आता है। तो हम अर्थालंकार को पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया कुछ प्रमुख अर्थालंकार यहाँ पर बताए गए हैं, 5 हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उपमा अलंकार को। सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, सबको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम्पल्स से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत आनंद भी आपको इनको पढ़ने में आएगा। आगे से जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, और इन्हीं को ध्यान में रख के जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको कविता पढ़ने में और भी ज्यादा आनंद आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर उपमा, देखिए उपमा शब्द से आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजें याद आ रही होंगी कि उपमा का क्या अर्थ हो सकता है। तो उपमा का क्या अर्थ होता है? उपमा का अर्थ होता है कि किसी की तुलना करना, किसी दूसरी वस्तु से किसी भी वस्तु की तुलना करना। तो क्या होता है उपमा अलंकार में? बहुत अधिक समानता होते हुए, यानी कि बहुत अधिक समानता के कारण, जैसे दो चीजों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा समानता होती है लेकिन वो अलग अलग है, समानता है वो अलग अलग। तो यहाँ पर किसी वस्तु या प्राणी की जो तुलना है वो दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है। देखिए, भले ही वो चीजें अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, वो दो चीजें अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी उनकी तुलना, किसी भी वस्तु की तुलना या किसी प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से जब कर दी जाती है तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जब क्या होता है कि जब चीजें बहुत ज्यादा समानता होती है दो चीजों में, लेकिन वो अलग अलग चीजें होती हैं, और इसी कारण क्या होता है कि उसकी तुलना दूसरी वस्तु या दूसरे प्राणी से कर दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए, इसको हम परिभाषा को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे परिभाषा। बहुत अधिक समानता के कारण साथ के साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे भी तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है।
बहुत अधिक समानता के कारण, क्योंकि वो उनमें बहुत ज्यादा समानताएं हैं, लेकिन चीजें वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। इस कारण अलग होते हुए भी उन वस्तुओं की तुलना आपस में कर दी जाती है, यानी कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, हमने ये पढ़ा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं उपमा अलंकार के। एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल, काजल की रेख सी है काजल की रेख सी कतार है खजूर की। खजूर जो पेड़ पे लगता है, जिसको खाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। आंखों में काजल लगाया जाता है, बिल्कुल ना तो ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक लाइन में लगाया जाता है। तो उसी रेख सी, जैसे रेखा का आंखों में काजल की रेखा खींची जाती है, बिल्कुल उसी तरह के खजूर की पेड़ों की कतार के बारे में बताया गया है। उन दोनों में यही समानता है कि वो बिल्कुल ना तो थोड़ा सा नीचे फैले हुए हैं। अगर देखिए काजल थोड़ा सा आंख से नीचे फैल जाएगा तो वो बुरा लगेगा, अगर वो अंदर हो जाएगा तो आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो बिल्कुल एक रेख में लगा होता है, एक लाइन में लगा हुआ होता है। तो बिल्कुल खजूर के पेड़ों की जो तुलना है वो काजल की रेख से की गई है, काजल की उस पंक्ति से की गई है, जो कि पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक पंक्ति में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर खजूर की जो कतार है उनको काजल की रेख के समान बताया है, काजल की एक रेखा के समान बताया है। तो इस तरह यहाँ पर उपमा अलंकार में आप एक चीज देखेंगे, जब भी आप उपमा अलंकार के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर बच्चों एक मैं और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दूंगी, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं सी। तो उपमा अलंकार में तुलना करने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा सी से जैसे योजकों का प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए, यानी कि तुलना करने के लिए सा सी से जैसे योजकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, काजल की रेख सी कतार है
खजूर की। तो जहां पर आप देखेंगे कि इस तरह से या तो सा या सी या से शब्द का प्रयोग किया गया है और इस तरह से तुलना आपस में की गई है चीजों की, वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, चीजों की तुलना की जाती है, एक वस्तु की तुलना उनकी समानता के कारण, उनकी आपस में समानता के कारण, भले ही चीजें अलग अलग हों लेकिन आपस में उनकी क्या समानता है उसको देखते हुए यहाँ पर जब तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। फर्स्ट अलंकार जो है अर्था अलंकार, वो हमारा कंप्लीट हुआ और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। काजल सी रेख है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। और जब भी आप एग्जाम्पल देंगे उपमा अलंकार का, तो उपमा अलंकार में आप जब भी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आप इस तरह के शब्दों को देखेंगे जैसे सा, सी, से। तो तुलना करने के लिए जब इन योजकों का प्रयोग किया गया होगा तो वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां जो हमने पहले पढ़ा उपमा अलंकार, यानी कि जिसमें तुलना की गई वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ, यहाँ पर बिल्कुल अलग है कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, अलंकार के नाम पर ही इसकी बिल्कुल इसकी विशेषता के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है रूपक अलंकार। यानी कि जहां पर काव्य में गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण, कई बार क्या होता है कि चीजों में गुण का, स्वभाव की बहुत अधिक समानता के कारण जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी कि उपमा और उपमेय, देखिए उपमान और उपमेय ये भी आपने पढ़े होंगे, अलग अलग पढ़े होंगे। जब हमने आपकी संधि पढ़ी थी या समास पढ़े थे तो उस समय आपको उपमान और उपमेय पढ़ाए गए थे। यानी कि जिसकी उपमा की जाए, जो उपमा दी जाए, उन दोनों में जिसकी उपमा दी जाए और जिसके लिए उपमा दी जाए, इन दोनों में कोई अंतर ही ना बचे। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना ना करके उसी का रूप दे दिया जाता है। देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। रूपक अलंकार में जहां एक से ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा या होता है। यहाँ पर तुलना नहीं की जाती, यहाँ पर दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है कि बहुत अधिक समानता है, गुणों में समानता है, स्वभाव में समानता है, तो वहां पर दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है चरण कमल
बंदो हरी राई। आप यहाँ पर पहला शब्द देखिए, चरण कमल। जो चरण है भगवान के, हरि के जो चरण है, उनको कमल से उनकी तुलना ना करके, कमल से सुंदर, कमल के जैसे प्यारे, कमल के जैसे कोमल मुलायम कहकर उनसे तुलना ना करके उनको कमल ही कह दिया गया है, चरण कमल। यानी कि उनकी तुलना ना करके बिल्कुल उन्हें कमल ही कह दिया गया है। जैसे कि आप पहले वाले में देखेंगे, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने सामने तुलना की गई है काजल की रेखा की, खजूर की कतार की काजल की रेखा से। तो ये तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसी का रूप दे दिया गया है, सीधे सीधे कह दिया गया है चरण कमल। चरणों की तुलना कमल से ना करके उन्हें कमल नाम ही दे दिया गया है, चरण कमल उन्हें कह दिया गया है, भगवान के चरणों को, हरि के चरणों को। चरण कमल बंदो हरि राई। तो ये एग्जाम्पल था रूपक अलंकार का, जिसमें किसी भी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे हमेशा दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा चंद्रमा के जैसा नहीं बोल रहा है, उसको चंद्र खिलौना ही चाहिए, उसको चंद्र खिलौना ही चाहिए। यानी कि चंद्रमा के समान, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, चंद्रमा के जैसा खिलौना चाहिए। वो अपने खिलौने की तुलना चंद्रमा से नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो इस जो ये चांद है इसे खिलौने के रूप में लेना चाहता हूँ। यानी कि उसके खिलौने को चंद्रमा का रूप दे दिया गया है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने उपमा और रूपक अलंकार को पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अर्था अलंकार से जुड़े हुए बाकी के भेदों को पढ़ेंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा आप इसे रिवाइज कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अलंकार, जो आपके हिंदी व्याकरण का एक भाग है। आपको आगे की जो आपकी पढ़ाई होगी वहां पर ये बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। अगर आप अभी से इनका रिवीजन करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजों के अर्थ समझ में आएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अर्थालंकार है या शब्दालंकार है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।